नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और यह साथियों परीक्षा मंथन का प्रैक्टिस सेट दूसरा है। और देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष जो है सहजानंद प्रसाद सिंह है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, हाल ही में भारत के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान किया गया है? तो स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान किया गया है 17 वैज्ञानिक को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने किस महीने बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन किया था? तो ये मार्च 2021 में किया गया था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात बिहार क्रिकेट लीग की आयोजन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, हाल ही में सत्यनारायण प्रधान को निम्न में से किसका प्रमुख यानी कि किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सत्यनारायण प्रधान ये जो है एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो है महानिदेशक बनाया गया है। जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल की जो है बात करें तो सोमा मंडल है। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो ये है अरुण कुमार मिश्रा। और सीबीडीटी का वर्तमान में अध्यक्ष जो है वह है जेबी महापात्रा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, नवगठित नीतीश कुमार सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री कौन है? तो ये मुकेश सहनी थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार निम्न में से किसके अगले प्रमुख होंगे? तो ये वर्तमान में जो है वायुसेना के प्रमुख जो है यानी कि वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में है। ये वायुसेना नहीं यानी कि वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष जो है वो है आर हरि कुमार। और बीआर यानी कि विवेक राम चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और मनोज मुकुंद नरवाने ये जो है थल सेना के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, हाल ही में आयोजित बिहार विधान सभा में नोटा का उपयोग यानी कि नोटा का प्रयोग जो है कितना प्रतिशत रहा था? तो ये 1.68% रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। तो इस शिखर सम्मेलन में कुल जो है कितने देश शामिल हुए थे? तो कुल 7 देश इसमें शामिल हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, सियासत में सदस्यता ये पुस्तक है और इसके लेखक जो है विजय कुमार चौधरी जो कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्रालय में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया? तो ये नेपाल के हैं सेना प्रमुख। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंक जो है यह है 26। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया गया। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा चुने गए 12 आइकन की सूची में बिहार से कौन है? तो बिहार से जो है ये कौन है? तो ये है शिव दासिया कुंवर। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में पीसी मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। और पीसी मोदी जो है इससे पहले सीबीडीटी के अध्यक्ष थे। और सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जेबी महापात्रा हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, केंद्र द्वारा जो है उत्तर भारत में सबसे बड़ा हिमीकृत वीर्य केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये पूर्णिया बिहार में किया जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्रा को हाल ही में इनमें से किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो ये ओडिशा हाई कोर्ट का शपथ लिया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, भारत की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का रैंक जो है क्या है? तो बिहार किस रैंक पर है? तो ये 25वें स्थान पर है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस भारतीय शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसका नाम है बेला की सुपुर्दगी की है? तो यह है मझगांव डाक लिमिटेड। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के उस निर्माता का नाम बताइए जिसकी फिल्म द स्कॉटलैंड को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है? तो यह है मनीष वात्सल्य। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, हाल ही में
NPCI भारत बिल पे ने निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? तो ये ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। अगले प्रश्नों को देखें। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुई थी? तो ये 64वां संविधान संशोधन जो कि 1989 ईस्वी में हुई थी, तो इन्हीं से प्रदान की गई थी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इनमें से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट ये नहीं है, तो कहता है स्वायत्तता, तो ये है। लोक सहभागिता ये भी है। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये गलत है, जगाना होगा। और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ये भी है। तो आपका सी जो है नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है वो है रेखा शर्मा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। तो यह पुरस्कार जो है इनके गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता के लिए प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, तो खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों की खरीद है, और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव ये भी है, और खाद्यान्नों का निर्यात ये नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो राजस्व घाटे से तात्पर्य यही है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो भूमिगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मूल उद्देश्य हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस पर विचार करना है। कहता है यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के संबंध में ही मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो ये बात सत्य है। और कहता है यह मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से पूछताछ नहीं कर सकता है, ये गलत है। तो केवल आपका एक ही सही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये जो है आपका बिल्कुल सत्य है। फिर अगले विकल्प को भी देखते हैं। कहता है इस प्रकार के विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण उत्पन्न होने वाले गतिरोध का हल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगा। संयुक्त बैठक की इसमें व्यवस्था नहीं है। तो केवल आपका जो है एक ही सही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन से निर्देश संविधान के भाग 4 से बाहर हैं? तो सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे ये तो हैं, और मातृभाषा में शिक्षा भी है, और हिंदी भाषा का विकास भी है। चूँकि ये संविधान के भाग 4 में रहता वर्णन, तो ये हो जाता 1, 2, 3, यानी कि इन सबों का वर्णन किया गया है। फिलहाल इसका आंसर जो है डी लिया गया है। इसका अर्थ यही हुआ कि इसका जिक्र जो है इसमें किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखें तो कहता है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज को अपनाना चाहिए, ये सत्य है। और मूल अधिकारों के अतिरिक्त ऐसे अन्य अधिकार जो व्यक्तियों को मिलना चाहिए, ये भी बात सत्य है। उसके बाद कहता है कि वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए, तो ये भी बात सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन से रीट जो है उत्प्रेषण रेट की अभियुक्त परिभाषा है? यानी कि उत्प्रेषण रेट जो है किस माध्यम में सुप्रीम कोर्ट जो है जारी करता है? तो इसको देखा जाए। कहता है न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। तो लंबित मामले के न्याय को जो है ऊपर भेजने का काम करने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है
बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लोकतंत्र में अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो कौन सा सही है देखा जाए तो कहता है लोकतंत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है, ये सत्य है। और कहता है अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, ये भी सत्य है। और कहता है अधिकार व्यक्तियों के समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तर्कसंगत के दावे हैं, ये भी सत्य है। यानी कि 1, 2, 3 आपका जो विकल्प सही है। अगले प्रश्न को देखें। कहा गया है कि वाक्य एवं अभिवृद्धि की स्वतंत्रता के अधिकार निम्नलिखित में से कौन से हैं या सम्मिलित हैं। तो इसमें देखा जाए तो सम्मिलित है। तो कहता है हड़ताल का अधिकार, तो हड़ताल का नहीं है। कहता है समाचार पत्र व पूर्व सेंसरशिप लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये बात सत्य है। और मौन रहने की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी सत्य है। तो आपका 2 और 3 जो है सत्य है। तो विकल्प नंबर 2 और 3 सत्य है, यानी कि विकल्प सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखें। एक तरफ जो है संवैधानिक मॉडल दिया गया है, एक तरफ जो है प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये दिया गया है। इनमें कहता है कौन सा सही है, देखते हैं। कहता है मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, ये तो फ्रांस नहीं होगा, ये होगा USA यानी अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, ये सत्य है। और सरकार का मंत्रिमंडलीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया, ये भी सत्य है। यानी कि 2 और 3 सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से पर कहता है विचार करने के लिए, चलिए करते हैं। कहता है दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों को भूख लक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। तो लागू नहीं किया जा सकता है देखा जाए तो ये बात जो है गलत है। कहता है स्वयं दोषी ठहराने के विरुद्ध सुरक्षा दीवानी और फौजदारी दोनों कार्रवाइयों तक विस्तारित है, ये भी गलत है। यानी 1 और 2 दोनों का दोनों जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल कहता है संविधानवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, तो यही है कि यह इस सिद्धांत को निर्दिष्ट करता है कि सरकार अपनी अधिकारिता एक मूलभूत कानूनी निकाय से प्राप्त करती है तथा इसी के द्वारा सीमित भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है कि रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए, तो देखते हैं। कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ये गलत है। कहता है निषेधाज्ञा रीट केवल न्यायिक निकायों के विरुद्ध उपलब्ध हो सकती है, ये भी गलत है। कहता है अधिकार परीक्षा रीट की मांग और गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, तो ये सत्य है। केवल आपका जो है 3 ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किन्हें संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह है सौर ऊर्जा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, तो ऊर्जा का ह्रास उसके रूपांतरण से होता है। अगले प्रश्नों को देखें। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलता है, तो सूर्य के प्रकाश को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है, तो पादपों से शाकाहारी में जो है केवल 10% ही ऊर्जा पहुंच पाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव जो है कैसे होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह जो है सदैव एक दिशात्मक होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है, तो ये विभिन्न जो है रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होगा, एकदम से जो होगा चक्रीय रूप से होगा। अगले प्रश्नों को देखिए। कहता है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो यह है सौर ऊर्जा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, तो अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होगा, तो ये होता है खनिजों का। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है, तो प्रत्येक कड़ी जो है पोषण स्तर कहलाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जीवों में
ऊर्जा का रूपांतरण अर्थात स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जो है ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनेगा? तो ये बनेगा खाद्य जाल। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर तो ये होते हैं अपघटक और प्रथम सिरे पर हो जाएगा उत्पादक। अगले प्रश्न को देखें, कहता है औरण किसे कहते हैं? तो औरण जो है किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पवित्र पर्वत को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय मिट्टी में जो है कहता है जीरोफाइट, तो ये मरुस्थल में उगने वाले हैं, और ये हाइड्रोफाइट पानी में, और हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, कहा गया है कि विश्व जैव विविधता संरक्षण कौन से संबंधित है? तो ये नागोया प्रोटोकॉल जो है इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो भूमि रखा गया है 17%। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारत की संकटग्रस्त पादप जो है जाति निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो संकटग्रस्त प्रजाति में सम्मिलित है चंदन का वृक्ष। अगले प्रश्न को देखें, कहता है पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वन को क्या कहते हैं? तो सघन सदाबहार वन को शोला कहते हैं। अगला सवाल है स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? तो लैंटिक आवास का उदाहरण है झरना और नदी। अगले प्रश्न को देखें, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदर वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लगभग 44% भूभाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जिसे रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। अगला सवाल कहता है ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है? तो ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना किस प्रकार से होगी? तो ये अम्लीय होती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये अनिवार्य रूप से पाई जाती है मलाबार की तटीय क्षेत्र में, जो कि केरल का आसपास में। कहता है खरीफ फसल काटी जाती है? तो खरीफ फसल जून जुलाई में इसे बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लंबे रेशे फसलें कौन सी है? तो लंबे रेशे वाली फसलें इसमें से कौन सी है? तो रेशा वाली फसल है कपास, सन और जूट। अगला प्रश्न देखें, कहता है दालचीनी वृक्ष के यानी कि पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये छाल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि सागवान बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो ये मध्य भारत में जो है पैदा होती है। अगला प्रश्न देखें, कहता है मसालों का बगीचा, तो ये कहा जाता है केरला को। अगला सवाल है किस राज्य को भारत वर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। अगला सवाल देखें, कहता है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो यह है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में किससे आएगा? तो ये गंडक से आता है। अगला प्रश्न देखें, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा के उपनाम से जाना जाता है यानी कि कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, जबकि धान की डलिया छत्तीसगढ़ को। अगला सवाल देखें, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो कुनैन प्राप्त करेंगे सिनकोना के वृक्ष से, यानी कि। अगला प्रश्न को देखें, कहता है भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होते हैं? तो ईख जो है 12 से 14 माह में परिपक्व होते हैं। अगला सवाल है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक यानी कि नलटा जूट राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक पटसन पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखें, कहता है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1858 में किया गया। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जे.एल. नेहरू ने किया था?
तो लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया था। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखें तो कहता है अजमेर में, तो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यह है नई दिल्ली में, तो ये आपका गलत है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, और मालवा में जहाज महल है, और गुलबर्गा में जमा मस्जिद है, तो आपका विकल्प एक गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया, तो यह था रामानंद। अगले प्रश्नों को देखें, उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो यह था उज्जैन और मथुरा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये जो है बीना बजाया करते थे। अगला सवाल, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ, तो हाथी गुफा अभिलेख में हुआ, जो कि कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। अगला सवाल, बैसिन की संधि में कौन से आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया गया, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के तहत समाप्त किया गया, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बैसिन की संधि के तहत जो है समाप्त किया गया, तो ऑप्शन होगा बी। अगला सवाल देखिए, कहता है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया था, तो ये अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में मांग किया गया था। चूँकि ये अमृतसर में तो आयोजित नहीं हुआ था 1908 में, ये मद्रास में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखें, कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, ये बात सत्य है। इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैटिंग लॉरेंस। और कहता है गांधी जी ने इस कैबिनेट मिशन का सर्वाधिक विरोध किया था, तो ये गलत है, विरोध नहीं किया था। और कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया, ये भी सत्य था। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, ये भी सत्य था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, तो चोल चेर पांडे का है, जबकि कदम्ब वंश का नहीं है। अगले सवाल को देखें, कहता है अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी वहाँ पर खोली थी, तो ये खोली थी मछलीपट्टनम में। और प्रथम की बात करें तो प्रथम सूरत में। अगला सवाल कहता है भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासत था, तो ये रियासत जो था ये था पटियाला का राजा। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। गलत मिलान को चुनते हैं, तो कहता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 विलियम जोन्स ने स्थापना किया, और आत्मीय सभा के संस्थापक राजाराम मोहन राय। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। और कहता है अहमदिया आंदोलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये गलत है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था अहमदिया आंदोलन, तो आपका डी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कहता है बाबर का खानवा का युद्ध लड़ा था, ये भी सत्य है। हुमायूं चौसा का लड़ा था 1539 में, ये भी सत्य है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर ने लड़ा था। और जहांगीर कहता है बल्ख युद्ध ये शाहजहां लड़ा था, तो ये जो है आपका डी विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो है नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो मुगल शासक जो है मुख्यतः थे चरताई तुर्क। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस वर्ष जो है गांधी जी ने मौन वर्ष कहा, तो 1926 ईस्वी में गांधी जी ने एक दिन के लिए मौन रहा था, इसीलिए इसे मौन वर्ष कहा था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है स्वराज पार्टी के सचिव, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया गया। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, महासचिव। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कहता है इसमें जात एवं सवार पद प्रदान किए गए थे, तो ये बात सत्य है। और कहता है यह इसमें मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी थे, तो ये गलत है। और कहा गया है कि मनसबदार के 3 वर्ग थे, तो ये सत्य है। तो 1 और 3 जो है आपका विकल्प सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी और दास पैक्ट हिस्सा नहीं था, तो गांधी जी और उनके अनुयायी खेरा आंदोलन चले जाएंगे, ये सा। और कहता है स्वराज पार्टी अपना कार्य कांग्रेस से स्वतंत्र होकर स्वायत्ता निकाय के रूप में करेगी, ये भी सत्य है, यानी ये भी था। और स्वराज पार्टी वाले
राजनीतिक अभियान का जिम्मा लेंगे, ये भी था। और कहता है स्वराज पार्टी अपना सचिवालय होगा, ये भी था। तो इनमें से कोई नहीं जो होगा कि नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस अधिनियम ने हमारी बाढ़ केंद्रीय बजट को राज्यों से अलग किया? तो यह था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा 1923-24 में जो है केंद्रीय बजट को रेलवे बजट से अलग किया गया। अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में गलत है? तो देखा जाए तो इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया था, तो ये बात जो है सत्य है। कहता है इसने इसे भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त किया गया, ये भी सत्य था। और इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूची, ये भी था। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया, ये गलत था, क्योंकि ये 1919 के अधिनियम में ही किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय प्रदान किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक विभाग के मंत्रालय का पदभार दिया गया था जॉन मथाई को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री का पदभार, तो ये दिया जवाहरलाल नेहरू को। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय, तो ये था वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र जो है तो ये 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को चालू हुआ था, लेकिन 23 दिसंबर तक चला था। अगला प्रश्न देखें। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, तो संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा है कांग्रेस है, और कांग्रेस है तो भारत है। तो ये कथन कहने वाले कौन है? तो ये हैं ग्रेविले ऑस्टिन कि सभा है कांग्रेस है और कांग्रेस है भारत है। अगला प्रश्न देखिए। कहता स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्रालय, तो श्रम मंत्रालय कौन था? जगजीवन राम। अगले प्रश्नों को देखें। कहता संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष था सचिवानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखें। संविधान सभा का सलाहकार था BN राव, और अगर उप रहेगा उप अध्यक्ष का तो हो जाएगा HC मुखर्जी। अगला प्रश्न। वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि प्रस्तावना का रूप लिया। स्वतंत्रता बाद जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो सदस्यों की संख्या 299 हो गई थी। अगला सवाल देखें। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था, तो महात्मा गांधी था, राजकुमार शुक्ला था और जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं था। अगला सवाल। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसी दिन संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। कहता 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, तो चंपारण में था, और ये था 3/20 यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती। कहता सर्वाधिक संविधान निर्माण में कितने रुपये खर्च हुए? तो 63,96,729, लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ। अगला प्रश्न देखें। कहता है संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्नों को देखें। कहता संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण से होती है? तो ये होती है हीमोफीलिया, सिकुल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, यानी कि ये सभी होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता श्वेत कोयला कहा जाता है, तो जल विद्युत को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? तो ये हो जाएगा शीशा, जो कि ऊष्मा का सबसे कम चालक है। अगला प्रश्न देखें। टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का कारण, तो ये होता है कम घनत्वीय वायु। अगला सवाल। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग ये जो है 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 1.5 गुना 1.5 हो जाएगा, अर्थात 2.25 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो यह है हैजा। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? तो ग्राफेन के बारे में देखा जाए सही नहीं है,
तो ये हो जाएगा कि यह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, ये गलत है। अगला सवाल है, कहता है ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? तो इसके लिए गलत कथन की बात करें तो ये हो जाएगा, यह एक वायर कनेक्शन है, क्योंकि ये वायरलेस होता है। अगला सवाल देखें, कहता है सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो यह है गुणसूत्र फर्स्ट। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला कहा जाता है? तो मेसियर 16 को जो है स्टार क्वीन नेबुला कहा जाता है। अगला सवाल, कहता है कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो लगभग 20% इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो ये करता है आइरिस। अगला सवाल देखिए, कहता है फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो यह है कपास का विल्ट। अगला सवाल देखिए, कहता है टेलीफोनों का या एसटीडी कॉल की सुविधा किस उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई? तो ये इनसेट 2B के सहायता से। अगला सवाल, कहता है ट्रिटोन किसका उपग्रह है? तो यह है वरुण ग्रह का। अगला सवाल देखें, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो यह है धूल कण। अगला सवाल देखें, कहता है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक? तो यह होता है गाउस। अगला सवाल देखें, कहता है आत्महत्या की थैली? तो यह कहा जाता है लाइसोसोम को, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। अगला सवाल, गुणसूत्र का बाहरी आवरण कहलाता है पेलिकल। अगला सवाल देखें, कहता है 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स नामक पुस्तक किस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के द्वारा लिखा गया, जो कि दिसंबर 2021 में रिलीज हुआ? तो ये जो है मनीष तिवारी के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 हाल ही में लॉन्च किया। तो इस सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा शहर है? तो यह है शिमला। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा की जा रहे घरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण को झंडी दिखाकर शुरू किया? तो ये झंडी दिखाकर शुरू किया, यह था केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। अगला सवाल है, कच्चे तेल की कीमत को अस्थिर करने के उद्देश्य से भारत अपने सामरिक भंडार से कितने लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा? तो ये निकालेगा 50 लाख। अगला सवाल देखें, हाल ही में 5वीं विश्व कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 24 से 27 नवंबर को भारत के किस शहर में आयोजित की गई? तो ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव शुरू करने की घोषणा की? तो ये आईटी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में पूर्व सैन्य तानाशाह चुन डू हुआन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यह किस देश के जो है पूर्व तानाशाह थे? तो ये थे दक्षिण कोरिया के। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की उपस्थिति में जो है भारतीय नौसेना में निम्न में से किस जहाज़ को शामिल किया गया? तो ये जहाज़ को शामिल किया गया है, तो इनका नाम कहता है तो यह है INS विशाखापट्टनम। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा भुवनेश्वर में विश्व मत्स्य दिवस पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इस पुरस्कार समारोह में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ समुद्री पुरस्कार जीता? तो यह है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मेघालय में केंद्रीय हिंदी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया? तो नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया तो यह था केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो साथियों, यह था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।